अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खरा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और पाकिस्तान में सियासत बड़ी तेज़ हो गई है और पाकिस्तान में इस वक्त लगता है सियासत सिर्फ एक जमात की है, वो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की। सोशल मीडिया पे वही है, मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी वही है, बाकी सारी जमातें जो हैं वो बैकफुट पे हुई हुई हैं और मुस्लिम लीग नून जो है वो इस वक्त तमाम एयरवेज जो है उसने पकड़ी हुई है। और बात हो रही है मियाँ साहब के आने की। पहले बात तो ये है कि मियाँ साहब ने आना है नहीं आना है, आज तक ये बहस हो रही है। और दूसरी बात है जब वो आएंगे तो उसके बाद क्या होना है और अदालतें क्या करेंगी, उसके बारे में भी बात करेंगे क्योंकि वकील हमारे साथ हैं। लेकिन अदालत ने जो करना है वो तो कल भी पता चलेगा। कल प्रोसीजर बिल जो है उसके ऊपर चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब ने जो है वो अदालत लगाई हुई है और वो फिर यानी आप देख सकते हैं टेलीविज़न के ऊपर सारी की सारी कार्रवाई। कल तो हो सकता है फैसला भी हो जाए, कम से कम रिज़र्व भी हो सकता है उसके बारे में, उसका क्या मुतवक्किल फ़ैसला है। और फैज़ाबाद धरना केस जो है उसके लिए 4 सफ़ों का जो है एक ऑब्जर्वेशन चीफ जस्टिस साहब ने निकाल दी है और बेसिकली जो उसकी तारीख दी हुई है उसमें उनके अब सबसे सवाल है कि कौन किसके कहने पे अपनी ये जो रिव्यू पिटिशन है उसको वापस ले रहा है। इस रिव्यू पिटिशन से क्या मुतवक्के है वो भी बात करेंगे। और वक्त हुआ तो आपको बताऊंगा कि PIA की निजकारी में बड़ी सीरियस मसाइल हो रहे हैं और PIA की निजकारी जो है वो इस वक्त गवर्नमेंट के गले में पड़ी हुई है, बड़ी कोशिशें की जा रही हैं और $400 मिलियन तक नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा वो भी आपको बताऊंगा। बट मेरे मेहमान आज बड़े सीनियर लोग हैं। आबिद साहब हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, माहिर कानून हैं। आबिद ज़ुबैरी साहब हैं, ये तो सुप्रीम कोर्ट बार के सदर भी हैं और बड़े सीनियर हमारे लॉयर हैं। हसन अयूब साहब हमारे तज्ज़ियाकार हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वेरी क्विकली सबसे पहले साकी साहब एक कानूनी बात मुझे बताएं कि मियाँ साहब आते हैं वापस, तो अब मैं आपको ज़रा तफसील से एक सवाल कर लूँ। मियाँ साहब मेडिकल लीव पे बाहर गए थे और एक एफिडेविट जमा करवा के गए थे कि मैं 2 महीने या 3 महीने जिसमें इलाज करा के आऊँगा और अदालत को बाखबर रखूँगा। अब 4 साल में जहाँ तक मुझे पता है उन्होंने अदालत को बाखबर नहीं रखा कि उनके यानी प्रोसीजर्स क्या हो रहे हैं और किस तरह से हो रहे हैं। अब टेक्निकली वो एब्सकॉन्डर है। अब अगर वो आते हैं तो अदालत नरमी बरतेगी, शफकत बरतेगी कि जो बड़े लोगों के साथ हमेशा बरतती है हमारी अदालत, क्योंकि छोटों के साथ तो नहीं करती है। और मियाँ साहब कहेगी आप हाजिर हो गए, गुड टू सी यू, चलें अब आप कोई बात नहीं आप जाएं, या वो कह देगी आपके घर को ज़ाती जेल हम सब जेल कन्वर्ट कर देते। यहाँ पे मियाँ साहब के साथ कानूनी तौर पे, मैं अवामी तौर की बात नहीं कर रहा, कानूनी तौर पे क्या मुतवक्किल है? देखें, जो ज़ाहिरी तौर पर कानून का तकाजा है उसमें तो यही है कि मियाँ साहब जो हैं वो आके सरेंडर करें, या एक और तरीका है जिसमें पहले भी कई प्रेसिडेंट्स हैं कि आप ट्रांजिटरी बेल जो है वो वहाँ से अप्लाई करवाएं। अभी तक नहीं किया अप्लाई? हाँ, कि मैं आ रहा हूँ और मुझे अप्रीहेंशन है कि मुझे अरेस्ट कर लिया जाएगा और मैं आई वांट टू सरेंडर बिफोर द कोर्ट, और फिर वो एक मुय्यन मुद्दत के लिए उनको एक ट्रांजिटरी रिलीफ बेल का मिल जाए और वो फिर उसके बाद प्रोसिक्यूशन को या प्रोसीडिंग को ज्वाइन कर लें। एक तो ये तरीका, ये पहले होता रहा है। एक अमकान ये भी है कि ये हो सकता है। दूसरा तरीका ये है कि देखिए, कानून जो है वो ताकत के ज़ेरे साया चलने वाली चीज़ है। लॉ इज़ ऑलवेज सब्जेक्ट टू द पावर। जैसे एफिडेविट पे चले गए थे, इसी तरह एफिडेविट की बुनियाद पे कुछ और भी मुमकिनात में से है हो सकता है। सो टॉकिंग अबाउट द इन्फ्लुएंशियल पीपल टू बी ट्रीटेड इन अकॉर्डेंस विद लॉ इज़ अ ड्रीम इन दिस कंट्री, बिकॉज नो बडी इज़ इक्वल बिफोर लॉ। ताकतवर के लिए और मीज़ान है, कमज़ोर और पस्त दर्जे के लोगों के लिए और मीज़ान है। तो ये चीज़ें सारी तारीख़ में वाज़ेह हैं और हमारा 70-74 साल का जो तजर्बा है वो भी बिल्कुल वाज़ेह है इस पर। तो इसको सेफली स्पेकुलेट करना कि क्या आउटकम होगा, क्या नताइज बरामद होंगे और क्या हिकमत अमली होगी, मेरा ख्याल है ये कबल अज़ वक्त है और आपको और मुझे पता भी नहीं चलना। जब मामला तय पा जाने हैं तो उसके मुताबिक चीज़ें जो हैं वो आगे नहीं। तो मेरा मतलब है कि फिर कानून बंद कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। नहीं, कानून पहले ही बंद है। कानून आम आदमी के लिए तो बंद है, कानून और इंसाफ के दरवाजे बंद हैं। आपको याद होगा कि चीफ जस्टिस जो मौजूदा काजी फायज़ साहब हैं, इन्होंने एक सेमिनार में तकरीर करते हुए एक सवाल पूछा था कि जितने हाज़रीन मौजूद हैं कोई एक शख्स हाथ खड़ा करके बताया कि क्या वो मौजूदा निज़ाम इंसाफ से मुतमईन है, तो कोई एक शख्स भी नहीं खड़ा हुआ। तो ये तो पूरी 25-26 करोड़ आवाम की ये
यानी पुख्ता राय क्या, उनका ये ज़ाती और इज्तिमाई तजर्बा है कि कानून ताकतवर के लिए और है, कमज़ोर और नातवा के लिए और है। आबिद ज़ुबैरी साहब, आपने सुना, सेम क्वेश्चन टू यू सर। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया मुबश्शिर साहब। देखिए, मुझे एक चीज़ से थोड़ा सा इख्तिलाफ है अदब के साथ कि ट्रांजिटरी बेल्स वगैरह जो होती हैं वो उमन बोलते हैं जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स होते हैं वो आने से पहले वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तो एक कन्विक्शन हुई भी है और वो एक एफिडेविट के बेसिस पे नवाज शरीफ साहब बाहर गए थे और कोर्ट की इजाज़त से गए थे और कहा था कि उनको वापस आके सरेंडर करना था, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है कोर्ट लखपत जेल से वो गए थे। तो मुझे नहीं पता, इस ये बेहतर जानेंगे, आबिद साकी साहब बड़े सीनियर लॉयर हैं और फौजदारी के भी केसेस बहुत करते हैं, कि इस सिचुएशन में कौन सा ऐसा प्रेसिडेंट है कि एक आदमी जो कन्विक्ट हो और वो किसी ऑर्डर ऑफ द कोर्ट से बाहर जाने की उसको मुल्क से इजाज़त मिल जाए इलाज के लिए और वो वापस आके ऑटोमेटिकली बेल उनको मिल जाए। मेरा व्यू है कि अगर जो कानून के हिसाब से वो जेल से ही गए थे उनको वापस आके सरेंडर करना है जेल अथॉरिटीज़ को जहाँ से वो गए थे। कोर्ट के अंदर फिर जाके बेशक उनकी अपील पेंडिंग है, उसमें वो सस्पेंड हो जाती है सेंटेंस, वो अलग बात है। तो पहला मेरा आपसे इसका जवाब तो ये है कि मैं समझता हूँ कि कानूनी ये है, लेकिन जैसे जो इस मुल्क में होता है कि वो देखना पड़ेगा कि जो पावर्स हैं वो क्या चाहती हैं। वो चाहती हैं उनको पूरे फील्ड उनको ही मिल जाए इलेक्शंस के लिए, तो हो सकता है कि भी हर चीज़ मुमकिन हो जाए उनके लिए, क्योंकि देखिए लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं है हमारे मुल्क में इस वक्त। और आप देखें जैसे आपने अभी फरमाया कि एयरवेज पे और हर जगह एक पार्टी को उसको सारी उसके हक में सारी चीज़ें हो रही हैं, तो हो सकता है कि हो जाए, क्योंकि आपको याद होगा लास्ट टाइम भी आए थे तो 8 साल के एक केस में 8 साल की टाइम बार्ड था, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम बार्ड 8 साल के पीरियड को उनको रिलीफ दे के लिमिटेशन को ख़त्म किया था। तो ये सारी चीज़ें अब वक्त ही बताएगा जब वो अगर आएंगे 21 तारीख को, उसके बाद के क्या सिचुएशन होगी सर। अब प्रॉब्लम यह है कि इतनी देर में गारंटर को भी नहीं पूछा अदालत ने एक दफ़ा भी बुलाकर, बल्कि वो तो हुकूमत करते रहे हैं। जी तो कैसे, यही अर्ज कर रहा हूँ ना कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। तो ये चीज़ें तो अब आपके तो सामने है, ये चीज़ें मंजर आम पे आई नहीं कि ये जनरल बाजवा के साथ अंडरस्टैंडिंग के नतीजे में ये सारा कुछ हुआ था। ये अब चीज़ें ओपन सीक्रेट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब उनकी आउट ऑफ द कोर्ट कोई सेटलमेंट हो गई तो फिर उसकी बुनियाद पर, एक एफिडेविट की बुनियाद पर उनको रिलीज ऑर्डर मिल गया कि आप चले जाएं। उस भाई साहब आपको आवाज़ पूरी नहीं आ रही? नहीं, मैं आ रही, हल्की आ रही है सर। ज़रा भाई MCR इनकी आवाज़ ऊंची करें। जुबैर साहब, यही सवाल आपसे, गारंटर तो यहीं पे था, गारंटर को एक दफ़ा भी नहीं कोर्ट ने पूछा, ये किस किस्म का कानून है? यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये कानून इन्हीं लोगों के लिए बना है और इनसे बिल्कुल नहीं पूछना चाहिए था, क्यों उनकी गारंटी पे वो गए थे। एक 50 रुपए के एफिडेविट पेपर, जहाँ तक मुझे याद है कि उसके बेसिस पे गए थे। जो उनके जामिन थे उनको उनकी ज़मानत जब्त करनी चाहिए थी या उनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए थी। वो तो आपके प्राइम मिनिस्टर बन गए सर, तो क्या आप पूछेंगे लोगों से। आप देखिए ना कि मतलब कि कुछ लोगों के लिए कानून और होता है, दूसरों आम इंसान के लिए कुछ और है इस मुल्क में सर। हसन अयूब साहब, आप क्या फरमाएंगे? कौन से ऐसे कॉन्विक्ट्स हैं जिनको हमारे मुल्क में ऐसा कौन सा मेरी तो अर्ज ये है कि इलाज की उनके प्लेटलेट्स जो हैं, एक मिनट हसन, ये इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। हमारे कानून में कोई ऐसी गुंजाइश है जुबैरी साहब के कॉन्विक्टेड आदमी को बाहर इलाज के लिए जाने की इजाजत हो? मेरे इल्म में तो नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि आदमी जो कॉन्विक्ट हो सकता है वो बीमार इतना हो जाए तो उसको अस्पताल अंडर कस्टडी अस्पताल में तो रखा जा सकता है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन बाहर जाने की शायद ये पहली मिसाल हो कि एक 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे एक आदमी जिसको सजा हुई भी है वो उनको बाहर जाने की इजाज़त दे दी गई। और एक कही थी कि कुछ दिनों में वापस आ जाएंगे, आज 3-4 साल हो गए वो वापस नहीं आए सर। क्यों साकी साहब? नहीं, मेरे इल्म में तो नहीं है कोई ऐसी प्रेसिडेंट पहले। जी हसन भाई। सर मेरे इल्म में है, ये मेरे इल्म में भी इस तरह आई थी कि जो साबिक चीफ जस्टिस थे आसिफ सईद खान खोसा, उन्होंने जो है वो ख्वाजा हारिस साहब दलाइल दे रहे थे और उस टाइम ये उनकी आपस में बहस हो रही थी किसी एक मुलजिम के हवाले से जो कि मुजरिम के हवाले से, इनफैक्ट वो कन्विक्ट था और वो लास्ट स्टेज पर वो उसके जो है वो उसकी जो डिजीज़ थी वो पहुंची हुई थी। तो उस टाइम उस बंदे को ये जो है वो रिलीफ पहले मिल चुका था,
तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद नवाज शरीफ साहब सेकंड वो ऐसी शख्सियत हैं जिनको ये रिलीफ मिला है। एक चीज नहीं, एक मिनट ठहरें, आप जिसकी बात कर रहे हैं वो प्राइवेटली उन्होंने बाहर जाना था, वो जेल में नहीं थे और उनका नाम ECL पे था। अगर आप उसी की बात करें तो वो डिफरेंट केस है। नो 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 नो, ये मैं कन्विक्ट की बात कर रहा हूँ। और ये साबिक चीफ जस्टिस थे आसिफ सईद खोसा साहब, वो उस बेंच को हेड कर रहे थे। कॉन्वेक्ट कौन था? और उसमें जो है नाम बताएं, कॉन्वेक्ट कौन था? जी सर, कॉन्वेक्टेड सर मुझे याद नहीं है ना, मतलब ये एक नज़ीर मौजूद है। आप मतलब ख्वाजा हारिस साहब से मैं वेरीफाई करके आपको बता भी दूंगा वो। अच्छा, दूसरी बात मैं जो करना चाह रहा था कि जो साबिक वज़ीर आज़म थे ना इमरान खान साहब, उन्होंने अपने शौकत खानम के जो डॉक्टर्स थे वो भेजे थे नवाज शरीफ साहब की जो कंडीशन थी, मेडिकल कंडीशन, उसको गेज करने के लिए। फिर उनको रिपोर्ट मिली थी, फिर कैबिनेट में उन्होंने जब वो बयान किया था, अगर आपको याद होगा तो उनकी एक मिनिस्टर थी इंसानी हकूक की, डॉक्टर शीरी मजारी, उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। आपको याद है ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जब ये कौम से खिताब में ये बात की थी। तो बात ये है कि आज PTI वाले लोग जो हैं वो कहते हैं कि एक सिस्टम के साथ मजाक हुआ, जो कुछ हुआ, तो भाईजान आप उस सारे मजाक में बराबर के शरीक हैं। वो सब कुछ है, मैं कुछ और बात कर रहा हूँ। मेरा तो हसन भाई आप डिफरेंट बात करें, मैं डिफरेंट बात कर रहा हूँ। आप बात कर रहे हैं ऑन ग्राउंड पॉलिटिक्स की, मैं बात कर रहा हूँ कानून की। और कानून का सिर्फ वो लकूना ढूंढ रहा हूँ कि जिसके तहत मियाँ साहब आएंगे और जेल में नहीं जाएंगे। क्योंकि दो चीज़ें, अब आपको मैं अगली कॉम्प्लिकेशन बता देता हूँ। आबिद साकी साहब जब वो आएंगे यहाँ पे तो सबसे पहले उनसे कोर्ट पूछेगा, अच्छा जी अपना मेडिकल रिकॉर्ड दिखाएं जो 4 साल में आप अंडर ट्रीटमेंट रहे हैं। तो वो तो है नहीं, वो क्या होगा फिर? नहीं, देखो डिसेप्शन है, दिस इज ब्लैटेंट डिसेप्शन जो की गई कोर्ट और सिस्टम के साथ। हर बंदे को पता है। असल में हमारा मसला ये है कि हम जो मफरूज़े हैं उनकी बुनियाद पर अपनी राय कायम करते हैं, ये जानते हुए कि हकीकत क्या है। आज हम सारे लोग जो गुफ्तगू कर रहे हैं, हम सारे लोग वाकिफ़ हैं कि वो क्या उसके मुज़मरात थे और क्या बुनियादें थीं और किस तरह ये सारा मैनेज हुआ। और उस दिन वो प्लेटलेट्स के गिरने की कहानी पूरे चैनल्स पे किस तरह अचानक हमें बल्कि प्लेटलेट्स का मतलब पता चल गया हमें पता ही नहीं था कि ये गिर गए हैं और गिर रहे हैं। तो सारी दुनिया को पता है कि किस तरह ये मैनेज किया गया। बल्कि मुझे और मेरी बीवी को तो फेसबुक ने इतना इन्फॉर्मेशन दे दी, हम प्लेटलेट के डॉक्टर बन गए। तो ये सारा जो है ये मैनेजमेंट के इश्यूज हैं और पावर के मैनेजमेंट के इश्यूज हैं। मेरा ख्याल इसका कानून के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। जुबैरी साहब बात यह है कि कानून के साथ अगर ताल्लुक नहीं है तो कानून का सहारा लेके इसका मतलब है इस मुल्क में 2 नंबरी हो रही है और कानून उसमें शामिल है। अगर ये चीज़ें इस तरह से होंगी तो बिल्कुल मैं कहूँगा कि ये कानून से मजाक होगा। और जो बात होती है कि जी यहाँ गरीब के लिए और जो इन्फ्लुएंशियल जो पावर्स भी वो जो चाहती हैं उस तरह के ऑर्डर्स ले लिए जाते हैं, तो बिल्कुल ये बात और तस्दीक हो जाएगी इस बात की कि जी एक सेट ऑफ लोगों के लिए कानून अलग है, दूसरे लोगों के लिए अलग है। और जो पावर्स इस्टेब्लिशमेंट होती है वो जो चाहती है उस तरह के हिसाब से उनको फिर उन लोगों को उसी तरह से उनका ट्रीटमेंट होगा। जी हसन साहब प्रॉब्लम यह है कि मियाँ साहब ने बात बड़ी वाज़ेह है। अभी तक मेरी इत्तला के मुताबिक वहाँ पे डॉक्टरों से ओपिनियन नहीं लिया ट्रैवल करने के बारे में, ठीक है ना। इवेंचुअली उनको वहाँ यहाँ पे वो सर्टिफिकेट भी दिखाना पड़ेगा कि मुझे डॉक्टरों ने इजाज़त दी। बिल्कुल आप बात ठीक कह रहे हैं, लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान गिरफ्तार होने के लिए तो नहीं आ रहे, ये तो बात बड़ी ऑब्वियस है। और उन्होंने पाकिस्तान के जो इस टाइम वोटर्स हैं वो टेस्ट किए हुए हैं, और जब वो आएंगे तो डेफिनेटली, अभी आपको याद होगा कि अमजद परवेज़ साहब जो है और आज़म नज़ीर तारड़ साहब, ये दोनों भी लंदन गए थे और वहाँ पर उन्होंने अपनी पूरी एक स्ट्रेटजी बनाई हुई है। जब वो यहाँ पर आएंगे तो मेरे ख्याल के मुताबिक जब किसी बंदे ने 302 भी किया हो तो BBA तो उसको मिल जाती है। अब यहाँ पर थोड़ा सा मामला मुख्तलिफ इस तरीके से है कि वो ऑलरेडी कन्विक्ट हैं और अभी एब्सकॉन्डर हैं। तो इसमें जिस तरह जो है साकी साहब बता रहे हैं कि ट्रांजिट बेल की अगर कोई गुंजाइश निकलती है, अगर उनको 2-3 दिन की ट्रांजिट बेल अगर मिल जाती है, और मुमकिनात में भी यही नज़र आ रहा है कि बज़ाहिर उनको ये बेल मिल जाएगी, क्योंकि 302 में भी बेल बिफोर अरेस्ट तो मिलती है ना, कि उसके बाद बंदा खुद को अदालत में पेश कर देता है। एक बंदा जो अदालत से है ही मफरूर, वो खुद अदालत की जुरिस्डिक्शन के अंदर अगर खुद को लेकर आ रहा है तो अदालत का भी ये काम है कि उसको किसी हद तक जो है वो रिलीफ दे। आबिद साहब
बेल ग्रांट हो गई 2 दिन के लिए, ठीक है ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। वो आते हैं, उनको कोर्ट प्री बेल बिफोर अरेस्ट दे देता और कहता है ठीक है जी आप 2 दिन के बाद पेश हो जाएं, 3 दिन के बाद पेश हो जाएं। अब वो जब पेश होते हैं तो गए तो वो जेल से थे, तो वहाँ पे अदालत उनको रिलीफ देगा कि जेल भेजेगा? मेरा तो ख्याल है उनको अगर वो आएंगे तो उनको रिलीफ ही मिलने हैं, जेल में उन्होंने नहीं जाना। ये अगर मगर चूंकि चुनाचे क्यों है? अगर मगर ही है सारा, ये जो है ही अगर मगर, तो उसमें फिर अगर मगर के अलावा बात नहीं हो सकती। यार वो इतनी मैनेजमेंट करके आएंगे कि वो जेल ना जाएं। कानून क्या कहता है जुबैरी साहब? कानून तो बड़ा साफ है कि इसके अंदर एक आदमी जेल से गया था और एब्सकॉन्डर है तो वापस आएंगे तो उनको तो अरेस्ट होना चाहिए, उसके बाद फिर उनकी अपील वगैरह हो जाए। लेकिन अभी जब आप उससे बात कर रहे हैं, मैं आपके टीवी देख रहा हूँ, उसमें नीचे सारा वो चल रहा है कि जी उनके इस्तकबाल की किस तरह से तैयारियां की जा रही है, तो वो आपके चैनल पे ही चल रहा है, नीचे जो एक पट्टी चलती है जी। तो ये बात जो साकी साहब कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जी उन्होंने जेल नहीं जाना। तो हो सकता है बात साकी साहब ज़्यादा फहम है इन चीज़ों से, तो वो बेहतर समझते हैं मुझसे ज़्यादा। आबिद साहब, प्रॉब्लम यह है कि मैं बड़े लोगों का केस नहीं डिस्कस कर रहा, अब मैं छोटे लोगों की बात कर रहा हूँ कि जब पाकिस्तान के करोड़ों अवाम ये देख रहे हैं अदालत का इस तरह का दौरा मेयार, या अगर होगा, मैं तो प्रीएम्प्ट करके कह रहा हूँ, मैं कोई दौरा मेयार आया नहीं अभी, मैं तो प्रीएम्प्टिव उसमें कह रहा हूँ, अगर खुदा न खास्ता ऐसा होता है दौरा मेयार, तो फिर ये एक आप रिवोल्ट नहीं कराएंगे अपने अदालती निज़ाम के ख़िलाफ़, अपने ख़िलाफ़, कि लोग कहेंगे कि यार दफ़ा करो ऐसे निज़ाम को जो अमीर आदमी को रिस्पाइट देने के लिए? सर क्या गरीब आदमी तो सर दौरा मेयार आज से तो नहीं, हमेशा से आप देखते हैं, हम देखते हुए आ रहे हैं कि इस तरह से चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन आप बताइए क्या क्या फ़र्क पड़ता है? आप वो उनकी कोई से हुए हैं मैटर्स में? आप बताइए उनकी कहाँ तक पहुँच है, उनकी बात कौन सुनता है, कहाँ उनका अदल और इसके ये चीज़ें होती हैं। तो वो यही सिस्टम है, अगर जिस तरह से चल रहा है स्टेटस को, कि हम लोग हैं, स्टेटस को है, वो इसी तरह से चलता रहेगा। अल्लाह करे बेहतरी आए, हम तो कोशिश तो यही करते हैं कि इस आज में बेहतरी आए और अदल के साथ। आप देखें सुप्रीम कोर्ट में तो आयत भी लिखी होती है कि फैसला करो अदल के साथ, ऊपर उनके जजों के सर के ऊपर वो कुरान शरीफ की आयत भी लिखी होती है। तो ये अगर अदल से फैसला करना है तो सबके लिए बराबर फैसला, किसी का कोई बड़ा छोटे की बात, आपने कहा छोटे लोग, इंसान कानून के सामने सब बराबर होने चाहिए, कोई बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए सर। तो आबिद साहब फिर यही हुआ ना कि हमने देखा कई दफ़ा आपके कोर्ट्स में वीडियोस भी लोगों ने देखी हैं कि 4-5 वकील मिलकर जाते हैं, जज को कुट देते हैं पकड़ के और अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला भी लेके निकल आते हैं। ना कोई उनको डिसरोब कर सकता है, ना उस केस में उनको चार्जशीट कर सकता है, ना कुछ और कर सकता है। तो फिर यही कानून चलाना है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। चल रहा है, वो चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। मुबशिर साहब, एक बात मैं करना चाहूंगा यहाँ पर। भाई 1 मिनट पहले अगर आपको मतलब बात खत्म हो जाए आबिद साहब की, फिर आप आइएगा। अच्छा जी। मैं तो कहता हूँ ऐसे ही चल रहा है, माइट इज़ राइट का लॉ चल रहा है यहाँ, और हमने तो सही एक्सपीरियंस है इसका। जुबैरी साहब तो बड़े बड़े लोगों को केस करते हैं, इनको तो शायद ज़्यादा टाइम मिल जाता हो अदालतों में। हम ज़रा छोटे तबकात के वकील हैं और महरूम तबकात के वकील हैं। जुबैरी साहब तो कॉर्पोरेट लॉयर हैं, आप ब्लॉग ना करें। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, तो हमारे फीस ही 5-5 करोड़ रुपए, अब मैं नहीं अफोर्ड कर सकता उनको। जी, तो हमारे तो वो जो आम और महरूम तबकात के ये जो लिटिगेंट्स हैं, उनके लिए कोई यानी देयर इज नो प्लेस इन द हार्ट ऑफ दिस जुडिशियल सिस्टम। जी हसन भाई। सर जी, बात यह है कि माजी करीब की एक मिसाल है। एक आदमी था जो कि रिमांड के ऊपर था, मुलजिम था। उस मुलजिम को प्राइम मिनिस्टर के प्रोटोकॉल में सुप्रीम कोर्ट के जजेस गेट से बुलवाया गया, मर्सिडीज बेंज के अंदर। और जब वो कमरा अदालत में दाखिल होता गया तो उसको देखते साथ ही जो है चेहरा खिल उठा, अपनी सीट से टूटे लेकिन चेहरा खिल उठा हमारे मुंसिफ आला का, और उसने कहा गुड टू सी यू खान साहब, वेलकम। तो यहाँ पर तो इंसाफ का म्यार ये है। बाय द वे वो मर्सिडीज भी उन्होंने भिजवाई थी, अगर वो मर्सिडीज भी चीफ जस्टिस साहब ने भिजवाई थी। उन्होंने भिजवाई थी जी। चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि जो उनको जो है वो प्रिजनर वैन में नहीं लेकर आना, उनको जो है वो मर्सिडीज में लेकर आना है। तो वो मर्सिडीज में, बुलेट प्रूफ मर्सिडीज में बुलवाया गया। तो बात ये है कि यहाँ पर आप क्या बात कर रहे हैं? हम कौन सा उस बात को जस्टिफाई कर रहे हैं? अगर 2 दिन की ट्रांजिट बेल मिल जाए
तो वो अचंबा हो जाएगा। वो भी जुबैरी साहब के जो सलूक ना एक आपने जुबैरी ताकतवर साहब शख्स के साथ हुआ लेकिन ना। वो रिमांड में एक जो मिनट मुल्जिम बात आया, वो जो कर उसको रहे हैं, कहा कि वो शायद गिरफ्तार ही नहीं हुआ। हसन मेरी जान, वो जो बात हो रही है, बात ये हो रही है कि वो भी तो हैव है ना, हैव हैव नॉट नॉट्स तो है नहीं ना। है, हैव नॉट्स के साथ तो ये वो सलूक तो नहीं ना हुआ। हमारे मेरे दोनों मेहमान यही कह रहे हैं कि हैव नॉट्स के लिए अलग कानून बना हुए और हैव्स के लिए अलग है। अब ये तो वो कह रहे हैं। इमरान खान को अगर इम्तियाजी सलूक किया है वो अदालत ने, जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं तो वो हम उसको। जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं? हम तो बल्कि justify मैं नहीं कर आपको रहे। एक फैक्ट बताता हूं यहाँ पे, मैं आपको चले एक फैक्ट बताता हूं जो नहीं बताना चाहिए, पर्सनल है बात, कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत का दौरान आबिद ज़ुबैरी साहब को मैसेज भिजवाया गया था और वो मैसेज लेके जो जाने वाला था, चले वो मैं आपको बताता हूँ, वो मैं था, मुबश्शिर लुकमान, कि आपको अटॉर्नी जनरल बनाना है, आप हाँ कर दें। और इन्होंने एक शर्त रखी थी कि मैंने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ मैंने रेफरेंस नहीं करना। उसके बाद वो फैसला तब्दील हो गया कि आबिद साहब को अटॉर्नी जनरल बनाना है। इस मुल्क में ऐसा भी होता है। क्यों ज़ुबैरी साहब, गवाही दे दें आप मेरी बात की। बिल्कुल सही है सर, आप सही कह रहे हैं सर। आपने क्यों वैसे कहा था कि मैंने नहीं काजी साहब के ऊपर करना? आपको पता था उन्होंने चीफ जस्टिस बन जाना है? मैंने तो आपको कहा था नहीं बनेंगे। नहीं सर, ये बात नहीं थी। नहीं सर, एक उसूल की बात होती है। मैं समझता था कि उनके खिलाफ, और मैं उनको जानता था एज अ लॉयर, उसके ज़माने से हम जानते हैं उनको, जो उन पे इल्ज़ामात थे उनकी फैमिली पे, वो बिल्कुल गलत थे। और देखिए किसी की बेइज्जती होती, कानून आइन के हिसाब से बात करनी चाहिए। मेरे ज़मीन ने नहीं दिया मुझे इजाज़त कि मैं इस तरह, मैं अपने औलाद को उसके मुँह दिखाने काबिल नहीं होता अगर मैं उस वक्त वो ओहदा कबूल कर लेता सर। आबिद साकी साहब, आप भी वाइस चेयरमैन है अपने बार के। मुझे एक बात तो बताएं कि जब टेलीविज़न के ऊपर किसी भी जस्टिस के ऊपर, जैसे मुज़ाहिर अली अकबर नकवी की बात ले लें, आप एजाजुल एहसन साहब का नाम ले लें, जब लोग हतक आमेज़ कलमात कहते हैं, वहाँ पे आपकी बार क्यों नहीं रिएक्ट करती कि भाई अगर गलत हैं तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल फैसला करेगी, बट आप डिमीन मत करें हमारे जजेस को? मेरा ख्याल ये है कि बार की भी अपने धड़ाबंदी और ग्रोहबंदी और अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के मामलात हैं। हमारा भी कोई ऐसा प्रिंसिपल स्टैंड नहीं है कि जिसको आप इमेकुलेट कह सकें। हम मैन टू मैन, इवेंट टू इवेंट अपनी राय बदलते हैं, अपनी हमदर्दियाँ बदलते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि प्रिंसिपली तो यही होना चाहिए कि हम किसी एक शख्स का एहतराम नहीं कर रहे। असल में तो अदालत में वो जिस मनसब पर फायज़ है और जिस जिम्मेदारी को वो ओहदा बरा हो रहा है, हम तो उसका एहतराम कर रहे हैं और करना भी चाहिए। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि एक फ्रीक के हक़ में केस आए तो वो मिठाइयाँ बांटना शुरू कर देते हैं, दूसरे के हक़ में अगले दिन वही जज करे तो उसके ख़िलाफ़ भरमार कर देते हैं, तौहीन-आमेज़ कलमात की। तो ये हमारी अपनी एक पोलराइजेशन की भी सूरत हाल है। दूसरा ये है कि अनफॉर्चुनेटली इस सिस्टम ऑफ जस्टिस पे हमने कॉन्फिडेंस आवाम का बहाल नहीं किया, ना मौजूद है। मेरे उसकी तीनों वजह मेहमान से, मेरे साथ उसकी ही, वजह आबिद साकी, आबिद ज़ुबैरी और हसन अयूब। और एक छोटी सी ब्रेक के बाद मैं आता हूँ इनके तक दोबारा। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। मेरे मेहमान मेरे साथ ही, हसन अयूब साहब आपसे शुरू होते हैं। कल आपके ख्याल में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है उसके ऊपर जो हियरिंग हो रही है, क्या होगा? सर मोस्ट लाइकली कंक्लूड हो जाएगा कल, क्योंकि देखें अमली तौर के ऊपर गैर फाल तो नहीं है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, लेकिन जो चीफ जस्टिस हैं काजी फाइज ईसा, इन्होंने ही जो है वो मिलिट्री कोर्ट से मुतल्लिक केस था, इसकी समाअत के दौरान बड़े वाज़ेह और दो टोक अल्फाज में कह दिया था कि वो कानून अगर ठीक है या गलत है, उस कानून की मौजूदगी में अगर वो गलत है तो उसको गलतम करार दे दिया जाए, और अगर वो ठीक है तो कानून को बरकरार रखा जाए। तो ये हुक्म इम्तनाई वाला मामला जो है वो नहीं चल सकता। तो बुनियादी तौर के ऊपर मैं तो कल इस केस को कंक्लूड होता देख रहा हूँ। कल शाम तक जो कुछ भी होगा ये कम अज़ कम इसके ऊपर फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट जो है वो अपना दे देगा। और आपका दिल क्या कहता है, फैसला क्या आ रहा है? सर मोस्ट लाइकली तो मुझे जो अभी तक की समाअत हुई है, अब कल कुछ नया हो जाए तो मैं कुछ कह नहीं सकता, तो अभी तक की जो मेरी कैलकुलेशन यही है कि ये जो है एक तो मुत्तफ़िका फ़ैसला होगा नहीं, इसमें स्प्लिट ओपिनियन आएगी, और जो ज़्यादा इम्कान यही है कि ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो है ये एक्ट बरकरार रहेगा। इसके ख़िलाफ़ हुक्म इम्तनाई, इसके ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें हैं वो तमाम की तमाम खारिज हो जाएंगी, लेकिन ये मुत्तफ़िका नहीं होगा, डिवीजन होगी जजेस के अंदर। आबिद ज़ुबैरी साहब, यही सवाल मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन एक डवटेल करूंगा एक और सवाल। जब डिसेंट नोट आता है तो ये तो मेरा ख्याल है एक बड़ी हसीन रवायत है
कि लोगों को पता चले कि हर एंगल जो है उसका वो डिस्कस हुआ है, डिबेट हुआ है, उसको हम नेगेटिविटी में क्यों लेते हैं। लेकिन फर्स्ट ये मुझे बताइएगा कल क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मुबश्शिर साहब, क्योंकि मुझे कुछ इस केस में खुद मैं नोटिस पे हूँ, मुझे नोटिस हुआ है, तो मैं इस पे बात नहीं करूँ तो बेहतर है, क्योंकि कल हो सकता है मुझे भी आर्ग्यू करना पड़े। मैं और नोटिस हूँ एज प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार। लेकिन मैं आपको एक बात कहता हूँ, डिसेंट जो होती है ना, यही खूबसूरती होती है कि आदमी देखो, आपको याद होगा मिलिट्री कोर्ट्स का जो केस चला था 2015 में, जब तरमीम आई थी, मैं उसमें उस वक्त सदर था सिंध हाई कोर्ट बार का, मैंने भी आर्ग्यू किया था उस केस में एज रिप्रेजेंटिंग सिंध हाई कोर्ट बार। तो उसमें आपको याद होगा उसमें भी स्प्लिट डिसीजन था, 11 और 6 का अलग हुआ था। तो देखिए वो उन्होंने अपहोल्ड किया था लॉ को, 6 ने कहा था कि लॉ कानून गलत है। तो ये खूबसूरती है सिस्टम में कि आप कुछ जजेस नहीं एग्री करें और वो अपना फैसला अपने हिसाब से करें जो वो समझते हैं सही है। बाज़ दफ़ा माइनॉरिटी जजमेंट ओवर दी ईयर्स जाके मेजॉरिटी जजमेंट बन जाती है, वो माइनॉरिटी को फॉलो करके मेजॉरिटी जो होती है उसको ख़त्म कर दिया जाता है। तो इस तरह की ये हमारे पार्ट ऑफ द जुडिशल सिस्टम है कि जिसके अंदर डिसेंट है, और डिसेंट का ये मतलब नहीं होता वो खिलाफ हो गए, उनका अपना व्यू होता है एक जज का कि जी मैं समझता हूँ कि इसकी इंटरप्रिटेशन ये है इस लॉ की। साकी साहब, कल क्या होगा? ये तो कुछ नहीं कहा जा सकता कल क्या होगा, लेकिन ये आप कह सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन नहीं, ये कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन मेरा इस पे ना एक बड़ा मुअद्दबाना एक ज़ाती राय है मेरी। वो मेरी राय ये है कि अब पता नहीं माहिरीन आइन व कानून उसके बारे में अपनी राय रखते हैं, लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि अगर बाई द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट आप आज सुप्रीम कोर्ट की जुरिसडिक्शन को एनलॉज कर रहे हैं, तो कल खुदा न खास्ता यही एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट की अगर जुरिसडिक्शन को कर्टेल करने का लॉ आ जाएगा, तो फिर वो क्या उसको हम जस्टिफाई समझेंगे? मेरा कंसर्न ये है, समझेंगे, मेरा कंसर्न ये है कि आइन में तरमीम के ज़रिए ये सारे मामलात को हल होना चाहिए, ताकि हमेशा के लिए ये मामला सेटल हो जाए थ्रू द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और थ्रू द सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन। आप सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात का तो जो तयन करने जा रहे हैं, कल को अगर 25 बंदे, जिस तरह की कानून साजी इस दफ़ा हुई है, हमने देखी आखिरी दिनों में, देखिए कितनी मेहनत की है, एक घंटे में उन्होंने 25 बिल पास किए हैं। और इसी तरह की कानून साजी के ज़रिए कल को आप हाई कोर्ट्स की और जो सुप्रीम कोर्ट की जुरिसडिक्शन है, जो इन प्राइमरीली दे आर द कस्टोडियन ऑफ द राइट्स ऑफ द पीपल, दे आर डिफेंडर्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। अगर आप उनके इख्तियारात को थ्रू सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन आज एनलॉज कर रहे हैं, तो कल को कर्टेल भी कर सकते हैं। ये प्रिंसिपल तो फिर तस्लीम हो जाएगा। तो फिर हमारा क्या बनेगा? जो इस मुल्क का महरूम तबका है, जो हैव नॉट्स हैं, जो हैव्स नहीं हैं, तो फिर उन पर तो पहले ही तलवारें बहुत चलती हैं, फिर तो उनका जीना मुश्किल हो जाएगा इस निज़ाम इंसाफ के अंदर। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि सुप्रीम कोर्ट का एक अपना फैसला है कई साल पहले का कि पार्लियामेंट सिर्फ 2 कवानीन नहीं बना सकती। एक, किसी कोई जेंडर नहीं चेंज कर सकती कानून बनाकर, और दूसरा, आने वाली पार्लियामेंट को पाबंद नहीं कर सकती कि वो किस चीज़ पे कानून साजी करे और नहीं करे। उसके अलावा हर कानून बन सकता है। तो ये वाला डर कि वो कल कर्टेल कर देंगे को देखिए 2 बातें हैं। एक है कि एक लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस होती है पार्लियामेंट की। अब पार्लियामेंट को, इस पार्लियामेंट को क्या ये इख्तियार है कि वो मेरे फंडामेंटल राइट्स को स्क्रैच कर दे? नहीं है। वो आए हैं ओथ लेकर इस आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इसको डिफेंड और प्रिजर्व करने के लिए, वो इसको म्यूटिलेट करने के लिए नहीं आए। तो मैं इस कॉन्टेक्स्ट में मैं बात करता हूँ कि सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल का जो लॉ है, तो उसी दिन हो गया था जब अपना मजलिस शूरा आ गई, उसमें ठीक हो गया जी। अब मैं ये समझता हूँ कि आइन के अंदर जो दिए गए हुकूक हैं और जो स्ट्रक्चर है, और पर्टिकुलरली जो जुडिशल स्ट्रक्चर है, उसको आइन में तरमीम किए बगैर आप ना एनलॉज कर सकते हैं ना कर्टेल कर सकते हैं। और अगर ये प्रैक्टिस शुरू हो गई थ्रू सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन करने की, तो 25 लोग बैठ कर कल को मेरे फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के पास और हाई कोर्ट्स के पास जो एज ए कस्टोडियन ऑफ द राइट इख्तियार है, मेरे एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट का इख्तियार है, वो वापस ले लेंगे, वो छीन लेंगे और फिर अदालतें बेबस होकर बैठ जाएंगी। सो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ग्रेव कंसर्न है एज ए सिटीज़न मेरा, और इस बात को एड्रेस होना चाहिए। हसन साहब, इसका क्या बनेगा फैजाबाद धरने केस का? सर, फैजाबाद धरना केस से पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने रूल्स को अमेंड ही नहीं किया। 1980 के रूल्स हैं, आज तक उसी तरीके से मामला चल रही हैं। तो बेसिकली जो वकला बरादरी थी वो भी बार बार ये मुतालबा कर रही थी, और उसी को देखते ही कीपिंग दैट थिंग इन अ व्यू, तो ये कानून साजी हुई थी। और बज़ाहिर मेरे हिसाब से अगर
फुल कोर्ट बैठकर अपने रूल्स को ये अमेंड कर लेता तो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की तो ज़रूरत ही नहीं थी। तो बात ये है कि कुछ गलती जो है वो सुप्रीम कोर्ट की साइड के ऊपर भी मौजूद है, जजेस के ऊपर, कि उन्होंने फुल कोर्ट मीटिंग की 3-4 साल नहीं बुलाई थी। अब दूसरी बात अगर आप पूछ रहे हैं फैजाबाद धरना केस से मुतल्लिक, तो देखिए यार मेरा और आपका तो बनता ही नहीं ना, मेरा और आपका तो बनता ही नहीं ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट की गलती हुई है। ये तो जो आईनी माहिरीन है वो ये कह सकते हैं, मैं और आप तो दोनों आ रही हैं इस बात से। हमारे तो बरादरी कह रही है, नहीं सारे वकील कह रहे हैं, बात यह है कि एक जुबाने खल्क है और एक है ऑन रिकॉर्ड आके बात करना। सो देखिए दोनों में फ़र्क है, हमें इतना तो रिस्पेक्ट करनी चाहिए ना कोर्ट की। हम अपनी गुजारिशात दे सकते हैं, ऑब्जर्वेशंस दे सकते हैं, हम इख्तलाफ कर सकते हैं, हम डिट्रीमेंटल तो नहीं हो सकते। मेरी राय है, बाकी आपकी अपनी चॉइस है। साइड के ऊपर फुल कोर्ट बुलाना चाहिए ना सुप्रीम कोर्ट को, बुलाना चाहिए, रेगुलरली बैठना चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामलात है उनको हल करना है। अब जजेस ने अपने इख्तलाफात एक दूसरे के ऊपर, यानी वन मैन शो कहा जुडिशियल नोट के अंदर, पहले रिमार्क्स से जो है इनके इख्तलाफ सामने आए, ये क्या फिर बात रिमार्क्स से बढ़ते हुए जुडिशियल नोट के ऊपर आए। एक चैनल के ऊपर यार 4 एंकर नहीं एक दूसरे से वो एग्री करते, सारे इख्तलाफ करते हैं। इख्तलाफ को बुराई नहीं समझना चाहिए। मैं पहले आपको एक बात बताऊं, इख्तलाफ को आप हुस्न समझे इस बात का कि हर आदमी बात कर सकता है अपनी मर्जी की, और उसको उस दायरे में। हमारे मुल्क में प्रॉब्लम ही है कि इनटॉलरेंट हो गए हम, या वो लिफाफा साफ़ी है, या वो बोरी साफ़ी है, या वो पट्टू है, डर गया, डरपोक है, उसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। यही पॉलिटिशियंस के ऊपर, यही एनालिस्ट के ऊपर, यही यार छोड़ देना इस बात को। लोगों की इज्जत भी तो करना हम सीख लें। अब काफी बेइज्जती नहीं हो गई? अब बहुत बेइज्जती हो गई है जी, और ये बात, इसमें कोई दूसरी राय वाली नहीं है। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं कि टॉलरेंस होनी चाहिए, बर्दाश्त होना चाहिए, और जजेस के भी आपस में एक दूसरे को बर्दाश्त करना चाहिए। करते हैं, यानी बेंचेस में सीनियर मोस्ट दो जजेस को मुसलसल इग्नोर किया गया। और यार सगे भाइयों में इख्तलाफ होता है, सगे भाइयों में इख्तलाफ होता है, ये क्या बात है? कोई बात नहीं। चले मैं फिर इस पर ज्यादा बहस नहीं करूंगा। लेकिन अब फैजाबाद धरना केस की बात कर रहे थे, तो वो केस जो है अभी स्टार्ट हुआ है, उसने स्लो स्टार्ट लिया है, और इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से जैसे अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने अदालत में यकीन दहानी करा दी है कि उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन रिपोर्ट है, प्रोग्रेस रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट में 27 अक्टूबर तक जमा होगी। तो डेफिनेटली जो 1 नवंबर को जो समाअत होनी है, उससे पहले कुछ ना कुछ हो चुका होगा, कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल स्टेप हो चुके होंगे उस जजमेंट के ऊपर अमल दरामद के हवाले से। और सेकंड एडिशन, अमल दरामद क्या होगा? 17 चीजें हैं उसपे, तौर पर कहा था। आपके ख्याल में कितनी शिकों पे अमल दरामद 17 चीजें, जो पॉइंट नंबर 15 है ना, पॉइंट नंबर 15, वो उस पर आप नजर रखें कि अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का जो मामला है, जो मुतलका सर्विसेज चीफ्स करेंगे, खुद एहतसाबी के हवाले से वो इदारा, उसका जो सरबराह है वो खुद एहतसाबी करे उन लोगों के खिलाफ, उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई अमल में लाए। तो इस हवाले से को प्रैक्टिकली जो है इम्प्लीमेंटेशन होगा। ये अब इस तरह नहीं हो सकता, क्योंकि चीफ जस्टिस ने भी अपने रिमार्क्स में कहा था, तो ये नहीं हो सकता कि आप मट्टी पाओ और आगे बढ़ जाओ। उन्होंने 12 मई का भी जिक्र किया था और इसका भी जिक्र किया था। तो ये दोनों चीज़ें बड़ी संजीदा हैं, और जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने भी अपनी रिव्यू एप्लीकेशन वापस ले ली, पीटीआई ने वापस ले ली, नवाज शरीफ ने सारी मट्टी डाल दी है ना ऊपर। हसन भाई आते हैं आगे। जनाब आबिद ज़ुबैरी साहब, सेम क्वेश्चंस टू यू सर। सर पहले तो मैं वो जो प्रैक्टिस प्रोसीजर के बारे में जो बात हो रही थी उस पर मैं कुछ कहना चाहता हूँ जी। आपकी इजाज़त से, कि मैं पहले नहीं बोलना चाहता लेकिन कुछ बातें हुई हैं उसके सिलसिले में। देखिए जो मेन बात साकी साहब ने की, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ बात हो रही है पार्लियामेंट की कॉम्पिटेंस की, कैन दे लेजिस्लेट रिगार्डिंग द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। वो सुप्रीम कोर्ट ने अपने रूल्स नहीं चेंज किए, आपको उससे शिकायत हो सकती है, लेकिन किसके पास इख्तियार है उनको बदलने का। दूसरी बात, मैं एक और बात बताता चलूँ कि एक जो कानून साजी होती है, जो फेडरल पार्लियामेंट है, वो एक हमारा एक शेड्यूल 4 होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें वो टॉपिक्स दिए हुए जिस पे वो कानून साजी कर सकते हैं। उसके अंदर एक एंट्री 55 है 55, जिसके अंदर ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट तो वो चेंज कर सकते हैं, और इफ ऑथराइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इन्हांस कर सकते हैं ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, उसको कम नहीं कर सकते। साकी साहब आप रूल 55 ये जो एंट्री 55 में देख लें, तो बेसिकली वो बात हो रही है ज्यूरिसडिक्शन की। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर उससे नहीं आता। अंडर आर्टिकल 191 में इट इज सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन, सब्जेक्ट टू लॉ,
ये रूल्स जो होंगे वो सुप्रीम कोर्ट ही बनाएगी और इन रूल्स की एक आईनी हैसियत है। तो ये मैं बात क्लैरिफाई करना चाह रहा था इन डिफरेंट आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के। जो बात आपने की इसकी फैजाबाद धरने की, पहले बात तो वो आके उन्होंने सवाल भी किया गया कि इतने अरसे के बाद वो लगा क्यों केस। दूसरी बात जो है जो उसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन की बात की है, लोगों को पहले तो एफिडेविट देना होगा कि ये वापस खुद कर रहे हैं। और आपने, मैंने तो पढ़ा ही अखबार में सरजनिश की गई खासतौर पे इलेक्शन कमीशन की कि आपने किसकी वजह, किसके कहने पे ये दाखिल की ये रिव्यू और किसके कहने पे आप फैज वापस अमीर कर रहे के हैं। कहने पे आपने दाखिल इतनी किए हिम्मत है यार, तो सच सारी बोलें। बात है ना। आबिद भाई साहब फैज अमीर के कहने पे की है ना, और किसके कहने पे की है? यहाँ पे जब आदमी रिटायर होता है हमारे लिए फौत हो जाता है, तो खत्म नहीं हो गई जानता, मैं बात। तो कह रहा हूँ जो बात हुई है कोर्ट के अंदर वो आप बेहतर जानते होंगे ये सारी चीजें। लेकिन जो बात है कि उस पर अब इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि आप याद कीजिए कि ये सू मोटो था, ये सू मोटो उठा था, तो इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट अभी भी जा सकती है इररिस्पेक्टिव के ये अपना रिव्यू वापस ले ले, कोई सारे ले लें, कोर्ट फिर भी जा सकती है कि उसकी उनकी ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन हुई या नहीं। तो इस इशू को पहली को शायद वो एड्रेस करें। आबिद साहब मैं एग्री करता हूँ। एग्री करते हैं, तो क्या होगा फैजाबाद में? सो मोटो जुरिस्डिक्शन में वो इम्प्लीमेंटेशन इंश्योर कर सकते हैं। रिव्यू तो उन्होंने फाइल किया था ना कि ये जजमेंट गलत है। रिव्यू तोड़ जाएगा ना। अब रिव्यू तो सारे वापस हो गए, हाँ। कुछ रह गए तो अब वो भी वापस हो जाएंगे। तो फिर उसके बाद जजमेंट जो है वो इन प्लेस है, इन फील्ड है, वो तो फिर लॉ ऑफ द तो फिर लैंड है। महीने बाद की डेट क्यों देते? वहीं पे कह देते, फैसला कर देते। अब शायद जज साहब ने उनको टाइम दिया है कि इम्प्लीमेंटेशन करके रिपोर्ट दें मुझे कि उन्होंने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं परसुएंट टू द डायरेक्शन इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट। आपके ख्याल में वो इम्प्लीमेंट हो जाएंगे सारे? मेरा तो ख्याल है काजी साहब के होते हुए हो जाएंगे, होना भी चाहिए, और हम काजी साहब से ये तवक्को रखते हैं कि वो इसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे। मेरे मेहमान मेरे साथ ही पता है ये एक छोटी सी रिव्यू क्यों ब्रेक फाइल लेते हैं हुए हम थे? यहाँ पे, और फिर मैं साहब आपको पहले बता देता हूँ ये फैज अमीर के वजह से फाइल हुए थे, बट आते हैं इस पे एक ब्रेक के बाद और आपसे बात कर लेते हैं। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हसन साहब आप कुछ बात कर रहे थे, मैंने इंटरप्ट किया था बीच में, सॉरी। सर मैं पूछना चाह रहा था कि जो मेरी अपनी राय है, मे बी आई एम रॉन्ग, ऑब्जेक्टिव ये था इन रिव्यू जो है फाइल करवाए थे जो मुतद्दिद, जिसमें पीटीआई भी आ गई थी, एमक्यूएम भी आ गई थी, बाकी जमातें भी आ गई थी, इलेक्शन कमीशन भी आ गया था। इसका मकसद ये था कि अगर उसके ऊपर उस वक्त इम्प्लीमेंटेशन हो जाता तो जो मेजर जनरल फैज़ हमीद साहब थे, इनका प्रमोशन नहीं हो सकना था। तो उनके अज़ाइम थे इस मुल्क का आर्मी चीफ बनने के, और उसके लिए उन्होंने जो है अज़ाइम में वो तो कोई जस्टिस बुराई नहीं, काजी फाइज़ साहब के खिलाफ मेरे कार्रवाई स्टार्ट करवा दी। अज़ाइम है कि मैं वज़ीर आज़म बन जाऊँ, बना कोई नहीं रहा। सर वो फिर इसके स्याह बाद जेल भी सफेद के जाना मालिक थे ना उस वक्त, तो उन्होंने इसके बाद आप हर जेल किस्म की के तैयारी अपने करो। मैं तैयार। इख्तियारात इस्तेमाल किए। उस बात वो जेल भी तो एक क्लास मिलती है ना साकी साहब। अब तो नहीं मिल रही हाँ। सर। तो उस वक्त फिर उन्होंने जो है ना वो स्याह सफ़ेद के मालिक थे, तो उनकी ख्वाहिश थी कि किसी तरीके से जस्टिस काजी फाइज़ साहब को जो है वो हटा दिया जाए, और 4 साल उन्होंने रिव्यू नहीं लगने दिया, और इन बिटवीन उनकी प्रमोशन होगी लेफ्टिनेंट जनरल के ऊपर, और फिर उनके अपने जो अज़ाइम थे वो आर्मी चीफ बनने के लिए उन्होंने पूरी कोशिशें की। इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च भी करवाया, बल्कि दो लॉन्ग मार्च करवाए। तो फिर अल्लाह को मंजूर ये था कि जो जनरल आसिम मुनीर है वो इस मुल्क के जो है आर्मी चीफ बने, लेकिन जो दुनियावी खुदा थे उन्होंने पूरी भरपूर कोशिश की थी बसमेत जो है वो जो जनरल फैज़ हमीद साहब थे, कि उन्होंने कहा कि किसी तरीके से मैं आर्मी चीफ बन जाऊं, लेकिन अल्लाह ने जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनाना था और वो बन गए। अब मैं चुप करके बैठा हूं ताकि आपने अगर थोड़ी सी और तारीफें करनी आसिम मुनीर साहब की तो कर लें, अभी टाइम है हमारे पास 11 मिनट सर पड़े हैं। आसिम मुनीर साहब की तारीफ नहीं करनी, नहीं मैं कर लेता हूँ, उनकी तारीफ नहीं कर रहा, नहीं ठीक है। इनकी तरफ से जो कोशिशें हुई थी ना, मैं उसको हाईलाइट कर रहा हूँ। मैं तो पॉज देकर बैठा वो, बिल्कुल मैं तो इसमें चुप हूँ, बिल्कुल मेरी मत मारी गई है, मैं आपको इस बात पे टोकूंगा, इस बात पे रोकूंगा नहीं। मैं आपको एक ऑनेस्टली एक बात करता हूँ ऑन अ सीरियस नोट, जनरल आसिम मुनीर ने सही है एक बात की होगी तो सरफराज बुख्ती साहब ने कर दी, और ये बड़ी सीरियस है। आज सरफराज बुख्ती साहब ने कहा कि जो लोग तेल चोरी करने में, स्मगलिंग करने में पाए गए हैं, अगर वो सर्विंग ऑफिसर्स भी होंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो मेरा बिलीफ ये है, आबिद ज़ुबैरी साहब के सरफराज बुख्ती साहब खुद से ये बात नहीं कह सकते, उनको इंटीमेट किया गया है। तो क्या आपको लगता है कि फ़ौज अब तैयार है और सिंध और बलूचिस्तान में उन लोगों के खिलाफ एक्शन होने वाला है कि जो इतनी देर से इस गैर कानूनी काम में मुलव्विस रहे? देखिए ये तो वक्त ही बताएगा क्या एक्शन होने वाला है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता ना, मुझे मालूम है इन चीज़ों के बारे में। आपने भी लेकिन साइलेंस पहली बात लेना है कि अगर
अगर एक्शन लेना है तो सबके खिलाफ लेना चाहिए, चाहे आपके अपने इदारे के लोग अगर इसमें मुलव्वस पाए गए, जो आप कह रहे हैं सरफराज बुगटी साहब ने कहा, अगर आपके इदारे के लोग इसमें मुलव्वस पाए गए हैं, क्योंकि बॉर्डर्स पे तो फौज, पैरामिलिट्री फोर्सेस, कस्टम्स, यही लोग होते हैं जिन अगर स्मगलिंग हो रही थी तो इन सब के उसमें देखना होगा क्या ये लोग उसमें शामिल थे। अगर सबके खिलाफ अक्रॉस द बोर्ड एक्शन होगा तो पूरा मुल्क उसको सपोर्ट करेगा। जी साकी साहब, ज़ाहिर है अगर कोई बेटरमेंट की तरफ या कोई अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए और किसी मुल्क में इक्तिसादी बदहाली को दूर करने के लिए, लूट मार के निज़ाम को बेहतर करने के लिए या उसको प्लेंडर को अंडू करने के लिए कोई भी अगर एक्टिविटी होगी तो ज़ाहिर है ये बेचारी कौम उस पर खुशी होगी, उसको तो कोई तकलीफ़ नहीं है। चूँकि लूटने वालों का अगर रास्ता बंद होगा तो उसके बेनिफिट्स जो हैं और उसके डिविडेंड जो हैं वो अगर आवाम तक आएंगे तो द पीपल वुड बी हैप्पी। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि हुकूमत वक्त जो है, निगरान हुकूमत बड़ी कोशिश कर रही है कि किसी तरह PIA प्राइवेटाइज हो जाए, और इसके लिए वो इतना नीचे आ गए हैं कि उन्होंने कहा $400 मिलियन भी हमें मिल जाए तो हम PIA दे दें और अपने सर से उतारें इसको हम। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे जो प्रोसीजर्स हैं प्राइवेटाइजेशन के, वो 3 महीने के अंदर तो ये ख़त्म नहीं होते, और ऑब्वियसली इट टेक्स अ लॉन्गर पीरियड देन दैट। तो अगर 3 महीने बाद, 4 महीने बाद इलेक्शंस हो जाते हैं और अभी वो डील कंप्लीट नहीं होती तो नई हुकूमत जो है नए सिरे से शुरू करेगी सब कुछ आके। लेकिन मीनवाइल प्राइवेटाइजेशन कमीशन ने हुकूमत पाकिस्तान को पाबंद कर दिया है मेरी इत्तला के मुताबिक कि जनाब PIA को पैसे नहीं देने, और PIA जो है ना मार्च जिससे कोई ऑपरेशन प्लान नहीं करना। अब उनके कोई ऑपरेशंस वहाँ पे प्लानिंग नहीं हो रही उसमें, तो वो बिके या ना बिके तो PIA को बैंकरप्ट करने का हमने भरपूर एक मंसूबा वो बना लिया और बड़ा इफेक्टिव मंसूबा है। तो ज़ुबैर साहब, मेरी बात हुई कुछ लोगों से, मैंने कहा कि ये क्यों नहीं बिक रहा। उन्होंने कहा CCC की रेटिंग है आपके मुल्क की, और दूसरी बात यह है कि NAB है, एंटी करप्शन है, FIA है, जो इन्वेस्टर आएगा वो इनके आगे जवाबदेह होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद एक MCB की प्राइवेटाइजेशन हुई थी, आज तक वो गले पड़ी हुई है। जो एक MCB की प्राइवेटाइजेशन थी वो आज तक गले पड़ी हुई है। नहीं देखें ज़ुबैरी साहब को ज़रा देखें। ज़ुबैरी साहब, बात यह कि एक MCB की प्राइवेटाइजेशन जो थी वो आज भी गले पड़ी हुई है। तो ये PIA की प्राइवेटाइजेशन का मसला क्या सही तरीके से हो जाएगा? चलो साकी साहब से पूछ लो जब तक उनको दोबारा मिलाते हैं, यही सवाल। हाँ देखें जी, ये तो अब सूरत हाल ये है कि एक जो प्रॉब्लम ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट जो एक रिस्पॉन्सिव एटीट्यूड फ्राम द इंस्टीट्यूशंस और यहाँ एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर फॉर द एनवायरनमेंट फॉर द इन्वेस्टमेंट मिलना है, वो अगर नहीं होगा तो यहाँ कोई भी नहीं आएगा। वो तो नहीं है। और फिर हम अपने असासे बेच के सवाल ये है, इसहाकडार साहब ने एक रूल बना दिया था कि $1 लाख ज़्यादा साल तो ज़्यादा निकाल नहीं सकते। जो $1 मिलियन यहाँ इन्वेस्ट करेगा तो वो फिर उसके बाद अपना इनपुट भी तो उसी रेशो से बाहर ले जाने की कोशिश करेगा। वो आप उसको इजाज़त नहीं दे रहे। वो इजाज़त नहीं देंगे, लेकिन सवाल ये है कि हम अपने असासे बेचकर, अपने घर बेचकर, इदारे बेचकर तो कैसे इस अजाब से जान छुड़ाएंगे? इसके लिए तो कोई सोसाइटी के अंदर कोई इकोनॉमिक प्रोडक्टिव एक्टिविटी जनरेट करने की ज़रूरत है, कोई वेल्थ जनरेशन का कोई सिस्टम जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाया जाए, और उसके लिए जो हमारे माहिरीन मुआशियात हैं वो एक ज़िम्मेदार अंदाज में उसको आगे लेकर चलें और उसकी कोई मनसूबाबंदी हो जिसमें कोई चीज़ें जो हैं वो उनके यानी खला और खलीज को पुर करने की कोशिश की जाए। वरना फिर ये मांगे तांगे के पैसे हैं जो कर्ज़ों की सूरत में हमने मल्टीप्लाई करके वापस करने होते हैं और अपने जो असासे हमने बेच देने हैं, तो फिर अल्टीमेटली हमें यहाँ के लोगों ने कहाँ जाना है? और दिस इज़ ऑल अनअंडरस्टैंडेबल। आबिद ज़ुबैरी साहब से रब्ता हुआ है जी दोबारा हमारा? अभी तक लाइन उनको मिला रहे हैं। अब आपके ख्याल में ये PIA की प्राइवेटाइजेशन इतनी जल्दी में कर पाएंगे? मेरा तो नहीं ख्याल, जैसे कि सूरत हाल है ये प्राइवेटाइजेशन नहीं कर पाएंगे, और उसके लिए चलो जब प्राइवेटाइजेशन करनी भी है तो फिर उनको जिन्होंने इन्वेस्ट करना है या जिन्होंने यहाँ से आना है, मेरा ख्याल है वो तो बिड में भी कोई सिग्निफिकेंट लोग आए ही नहीं, मेरा ख्याल है। हाँ, कोई एक तो आए हैं, वो पता नहीं, मेरा ख्याल है वो तो बेचारे हमारे से भी मांगने वाले लगते हैं। तो बस फिर हम उनकी मदद कर देते हैं। ये हालात है उनके। हसन अयूब साहब, आपको क्या लग रहा है?
कोई भी काम नहीं होना चाहिए। उजलत में जो भी काम करेंगे वो खराबी होगी। अगर अपने जो टाइम है अवेलेबल इनके पास उसमें अगर नहीं हो रहे, जब तक कोई अच्छी इसके लिए आपको ऑफर नहीं आती तो आप अपने एहसास से, क्योंकि खाली PIA के जहाज़ तो नहीं है ना, या अमला तो नहीं है, उसके एसेट्स भी हैं जिसमें आपके जो है वो 2 होटल्स हैं और प्रॉपर्टीज़ भी हैं। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जहाँ से आप बेस्ट वैल्यू ले सकते हैं अपनी प्रोडक्ट की, वो अगर मिले तो ज़रूर जो है वो PIA से जान छुड़ानी चाहिए, क्योंकि हमेशा अरबों रुपए सालाना जो है वो टैक्स पेयर के इसके पेट में चले जाते हैं। फिर इनकी यूनियंस हैं, इनकी पता नहीं क्या क्या तरीक़ेकार हैं, एक जहाज़ के ऊपर पता नहीं कितना जो है इन्होंने अमला रखा हुआ है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये ख़त्म होनी चाहिए। अगर हाँ अच्छे तरीके से अगर जिस तरह कमर्शियल बुनियादों के ऊपर अगर आप ऑपरेट कर सकें PIA को तो ज़रूर ऑपरेट करें, और अगर हम नहीं कर सकते, हम ब्लैकमेल होते हैं मुख्तलिफ लोगों से, यूनियन से, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसको रखना चाहिए, क्योंकि हमारी जो आवाम है वो मज़ीद बोझ जो है। चले वेरी क्विकली भाई साहब, योर ओपिनियन ऑन PIA एंड प्राइवेटाइजेशन। तो PIA आपको याद होगा, हम लोग जब छोटे होते थे, वन ऑफ द बेस्ट एयरलाइंस दुनिया की हुआ करती थी, कमर्शियल उस पर चलाया जाता था। लेकिन जब से देखे दुनिया भर की सारी एयरलाइंस मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के साथ उनका मुंसलिक होती हैं, हमारे यहाँ PIA जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है। एयरफोर्स से ही इनके चेयरमैन और ये आते रहे मुख्तलिफ वक्तों पे, वहीं से पायलट्स आ जाते हैं, सारी चीज़ें। तो कमर्शियल लाइन पे तो कभी PIA को चलाया ही नहीं गया। देखिए यूनियन बाजी बुरी चीज़ नहीं होती, लेकिन कमर्शियल लाइन्स पे, लेकिन हर गवर्नमेंट आई उसने अपने लोगों को इसमें भर दिया। रेलवे का ये हाल है, बाकी सारी ऑर्गेनाइजेशंस का ये हाल है। तो ये जो करप्शन है, और देखिए मैं बचपन से वहाँ ठहरा, रूजवेल्ट होटल था न्यूयॉर्क में सर, इतनी बेहतरीन जगह थी, उसका क्या हाल किया। आज वो एक डंप, आज वो जो लोग होते हैं उनके लिए वो दे दिया गया, उसका क्या बना। ये सारी चीज़ें हैं। आप बताएं, वो इतना वैल्यूबल प्रॉपर्टी आपकी 400-500 मिलियन डॉलर का, तो खुद अकेला होटल होगा न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में, इतनी जगह है। 900 मिलियन ये डॉलर सारी चीज़ें, इसको अगर कमर्शियल लाइन पे, जी वही मैं कह रहा हूं कि आप देखिए वो तो कितना क्या प्रॉपर्टी है और उसकी क्या हिस्ट्री है उसकी। वो रूजवेल्ट था, उसके नाम पे उसका नाम होटल का है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज थी पेरिस। जी, तो अब ये अगर उसको कमर्शियल लाइन पे चलाया जाए तो ये अभी भी मुमकिन हो सकता है। लेकिन अगर आपने फैसला कर लिया प्राइवेटाइज करना, कोई बुरी बात नहीं होती। लेकिन इशू ये है कि इस तरह तो फिर आप रेलवे को भी करें, बाकी सारी ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले इस मुल्क में सिर्फ पॉलिटिकल। आबिद भाई आपका, साकी साहब आपका, हसन साहब आपका शुक्रिया। वैसे प्राइवेटाइज करना है तो सबसे पहले FBR को प्राइवेटाइज करें, सारा गंद यहाँ से निकला है। सोचिएगा इस बात पे। अल्लाह हाफिज़।